शुभेंदु अधिकारी के जो बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में उनके पीए की हत्या हो जाती है, उस पे मनोज पांडे का क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में इस लोकतंत्र में जनादेश ने अपने परिणाम और निर्णय दे दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से महिला विधेयक बिल गिरा, क्या उसका इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला? देखिए, बहुत लोग बेनकाब हो गए। क्या इंडिया अलायंस एक बार फिर से बनता है तो किसी तरीके का भाजपा को नुकसान दिखता है? ऐसे लोगों पर मुकदमा लिख करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। बंगाल में भाजपा ने एक बार आखिरकार अपने धुर विरोधी या यूँ कहें कई सालों की सत्ता को चकनाचूर कर दिया है और इस सत्ता के पलटने के बाद जिनके पास सत्ता रही, खासकर अगर बात करें तो टीएमसी की और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी अपनी पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए और चूँकि ज़ाहिर-सी बात है जिस तरीके बयान आ रहे हैं, वो लाज़मी था चुनाव आयोग और तमाम सारी गतिविधियाँ और कई एजेंसियों के नाम अब सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और राज्य पे अवैध तरीके से यूँ कहें सत्ता हासिल करी है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे और ऊंचाहार से विधायक हैं। जानते हैं सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बंगाल जीत के लिए। धन्यवाद आपको। और जिस तरीके से सर ये अभी आरोप लग रहे हैं, इस आरोप पे मनोज पांडे का क्या कहना है? आखिर बड़ी जीत हासिल करी है पश्चिम बंगाल। लोकतंत्र में अगर चंद्र लोग जनता के वोटों से चुनी गई सरकार और उसके जनादेश को अवैध कहते हैं, ये कानूनी अपराध है। ऐसे लोगों पर मुकदमा लिख करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। भारत एक संविधान से चलता है और संविधान की व्यवस्थाओं से चलता है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। वोटिंग कराने का और रिजल्ट्स देने का एक श्वेत शासी संस्था है, एक संवैधानिक शीर्ष संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी देखरेख में चुनाव हुआ। 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। मेरे जैसे व्यक्ति का स्पष्ट रूप से मानना है, ये आकलन कौन खराब है, कौन अच्छा है, लोकतंत्र में जनता करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का बयान देते हैं। वो पलट करके अपने इतिहास को नहीं देखते। जिस पश्चिम बंगाल में 40% मंदिरों को अवैध रूप से बंद किया गया हो, जय श्री राम के नारे लगाने पर भी अपराध घोषित हो, उनको सजाएं दी जाती रही हो, लोगों को वोट से वंचित किया जाता रहा हो, अपने मन से वोट देने वाले लोगों की हत्याएं कर दी जाती हों, उनका रोजगार छीन लिया जाता रहा हो। अंतर केवल इतना आया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करा दिया, सबको वोट देने का अवसर मिला। पश्चिम बंगाल की जनता को मैं बधाई देता हूं, उसका आभार प्रकट करता हूं कि राष्ट्र की सीमाओं के लिए, राष्ट्र के समृद्धशाली के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, पश्चिम बंगाल के स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, आज देश, आसाम क्या कह रहा है, पांडिचेरी क्या कह रहा है, आज पूरा देश ये मान रहा है कि भारत को विकास की मुख्यधारा से अगर कोई जोड़ रहा है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ रहे हैं। क्या हाल थे देश के? देश एक तरफ सीमाओं पे लड़ रहा था और एक तरफ देश आंतरिक युद्ध में लड़ रहा था। पंजाब जल रहा था, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार से लेकर के और हमारे उड़ीसा से लेकर के कितने हमारे ऐसे प्रांत थे जो नक्सलवाद से पीड़ित थे। आसाम भी उसे अछूता नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिनकी आंखों को देखिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी दृढ़ता नजर आती है। उन्होंने भारत को आंतरिक गृह युद्ध से बचाया, आंतरिक आतंकवाद से बचाया और उन्होंने केवल कहा ही नहीं कि हम आंतरिक आतंकवाद को, नक्सल को खत्म करेंगे, उस दिशा पर मजबूत और ठोस कदम उठाए, जिसके परिणाम आज देश देख रहा है। आज देश का नौजवान, देश की माताएं, देश में रहने वाले 128-30 करोड़ लोग, वो देश की प्रगति चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं। एक ऐसे शासक को नहीं चाहते हैं जो भाई को भाई से लड़वा करके उस राज्य पर कब्जा करना चाहता हो, खून की नदियां बहाना चाहता हो, लोगों को कम से कम
अब सपने से जगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस लोकतंत्र में जनादेश ने अपने परिणाम और निर्णय दे दिया है और वो निर्णय उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, सुशासन के पक्ष में दिया है, सुरक्षा के पक्ष में दिया है, सबका साथ और सबके विकास के पक्ष में दिया है। और आने वाले दिनों में जो लोग आज लोकतंत्र से खेल रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं, संविधान से खेल रहे हैं, उनको कहीं न कहीं कानून के डंडे के बीच से गुजरना होगा। एक सवाल और भी है कि क्या लगता है जिस तरीके से महिला विधेयक बिल गिरा, क्या उसका इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला? देखिए, बहुत लोग बेनकाब हो गए। कांग्रेस आज़ादी के बाद महिलाओं का वोट लेती रही और महिलाओं की बात करती रही। लेकिन वो केवल बात करती रही और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जिस बिल को लाने का काम किया और उसने ये कहा कि हम देश की आधी आबादी को इंसाफ देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं। और बड़े खुले मन से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसमें यश नहीं चाहिए, हमें इसमें नाम नहीं चाहिए, हमें इसमें किसी की वाहवाही नहीं चाहिए। विपक्ष चाहे तो हम सरकारी पैसे से विज्ञापन निकलवा करके उनका फ़ोटो और उनका नाम छपवा देंगे, लेकिन आधी आबादी को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष बेनकाब हो गया कि जिसने देश की आधी आबादी को इंसाफ मिले, न्याय मिले और राजनीतिक भागीदारी मिले, उसका उसने विरोध किया। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश के सामने आज विपक्ष बेनकाब हो गया है। अब वो घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं और अपनी हार को छिपाने के लिए तरह-तरह की खराब हरकतें और खराब-खराब बयान दे रहे हैं। इंडिया अलायंस को एक बार फिर एक मंच पर आने के लिए ममता बनर्जी ने कहा है, जो 2021 से 23 तक इंडिया अलायंस बना और फिर बिखर गया। नीतीश कुमार के जाने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रॉमिस किया एक बार इंडिया अलायंस में दिखे भी 2021 में और उसके बाद वो नीतीश कुमार नहीं दिखे। आज वो केंद्र में हैं, आपके साथ हैं। तो अगर बात करें तो क्या इंडिया अलायंस एक बार फिर से बनता है तो किसी तरीके का भाजपा को नुकसान दिखता है? पता नहीं आप किस इंडिया अलायंस की आप जो है परिकल्पना कर रहे हैं। उस इंडिया अलायंस की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें मिड चुनाव राहुल गांधी ने कहा ममता बनर्जी का गुंडा राज है। जिसमें राहुल गांधी जी जो मेन घटक हैं उसके, सबसे बड़े घटक हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, तानाशाही और उनके कुप्रशासन के कारण आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। किस इंडी गठबंधन की आप बात करते हैं, मैं आपको याद दिलाऊँ जब गाँव में कभी बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाती है, तो कभी-कभी एक पेड़ जिसकी शाख पानी के डूबने से ऊपर बची होती है, उस डाल पर कभी-कभी हमने साँप और नेवले को एक साथ बैठे हुए देखा, दोनों एक-दूसरे को टुकुर-टुकुर देखा करते हैं, लेकिन एक-दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते। ठीक इसी तरीके से इंडी गठबंधन भी है। अब एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से कल शुवेंदु अधिकारी के जो बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में उनके पीए की हत्या हो जाती है, उस पे मनोज पांडे का क्या कहना है? बहुत दुखद है, लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं कर सकता, भारत का संविधान इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक पार्टी के कार्यकर्ता की केवल इसलिए हत्या कर दी गई कि वो अपनी पराजय और उसकी हताशा को छिपा नहीं पा रहे हैं और अपराध पर उतर आए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, अपराध की सज़ा क्या है कानून में, उसको उन्हें भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे जिन्होंने मुखरता के साथ अपनी बातें रखी पश्चिम बंगाल को लेकर के और आने वाले समय में कहा जिस तरीके से सरकार अब बनने जा रही पश्चिम बंगाल में इन सब का जवाबदेही जिसकी भी होगी उनको जो है एक अच्छे तरीके से उसकी जो सजा होगी वो कानून देगा। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।